जेम्स, जेम्स ही थे ना, तो इनको क्या किया गया, इनवाइट किया गया गद्दी पे बैठने के लिए, ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड में थे, ये जेम्स सिक्स के नाम पर थे। जब यहाँ पर आए, क्योंकि ये पहली बार आए हुए थे, तो इसमें फर्स्ट ये हो गए, जेम्स फर्स्ट के नाम से ये आकर के राजगद्दी पे बैठते हैं और संभालते हैं। देखते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर द एलिजाबेथन एज ड्यूरिंग द रिनेसा देयर आर 3 मोर पीरियड्स कवरिंग द रिमेनिंग। द रिनेसा आर द अर्ली मॉडर्न एज, याद रखिएगा रिनेसा को अर्ली मॉडर्न एज के भी नाम से जाना जाता है। एंड दे आर, अब ये 3 पीरियड क्या थे, जो जैकोबियन पीरियड था, इसका टाइम पीरियड देखिए 1603 टू 1625, क्योंकि एलिजाबेथ कब एक्सपायर होती हैं, जो इनका जो जन्म होता है, मतलब जो गद्दी बैठती है 1558 टू 1603 तक ना, और 3 में बैठते हैं, हाँ जी, 3 में बैठते हैं जैकोब, मतलब जेम्स बैठते हैं। उसके बाद कैरोलाइन मीन्स चार्ल्स फर्स्ट का जो टाइम आता है 1625 टू 1649, इनको वो कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब इनको फांसी दे दी जाती है ना। तीसरा जो आता है प्यूरिटन इंटरगनम आता है, जिसको बोल सकते हैं कि कॉमनवेल्थ पीरियड। ये 1649, मतलब जो चार्ल्स होते हैं, चार्ल्स फर्स्ट के बाद ये गद्दी बैठते हैं, कौन बैठता है, ओलिवर क्रॉमवेल बैठते हैं। और ये टाइम पीरियड कब आता है, जब चार्ल्स सेकेंड गद्दी पे बैठता है 1660 में, ठीक है। हालांकि ओलिवर क्रॉमवेल के बाद इनका बेटा बैठता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जिसे बोल सकते हैं कि पावरफुल नहीं रहता, बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो चार्ल्स सेकेंड को फिर से इन्वर्ट किया जाता है। आगे देखते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, किंग जेम्स फर्स्ट, इन्हीं के बारे में हम लोग अभी अच्छे से बात कर रहे थे। स्कॉटलैंड में ये सेकंड के नाम, सॉरी सिक्स के नाम पे थे, और यहाँ पर आकर ये जेम्स फर्स्ट हो जाते हैं। एक्सीड द थ्रोन एंड बिगिंस द जैकोबियन एज, इन्हीं के नाम पर ये एज जैकोबियन चालू होता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द नेम जैकोबियन, याद रखिएगा जैकोबियन नेम जो होता है वो आता है, ओके, केम बिकॉज इन लैटिन जैकोबस, जिसका मतलब होता है जेम्स, ओके। किंग जेम्स इज आल्सो नोन एज द किंग जेम्स जैकोबिया, ओके। किंग जेम्स फर्स्ट पब्लिश्ड 4 बुक्स, अ काउंटर ब्लास्ट टू तंबाकू इन 1604, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड किंग जेम्स फर्स्ट ट्रांसलेटेड क्रिश्चियन बाइबल फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को डीप में नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है, क्रिश्चियन बाइबल ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड इनटू इंग्लिश इन 1611, दिस इज नोन एज द किंग जेम्स वर्जन, या किंग जेम्स बाइबल के नाम से ये जाना जाता है। एंड द अथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, माना जाता है कि ये एक अथोराइज्ड वर्जन बाइबल का है, ठीक है। और क्या आगे देखते हैं, एंड द सॉरी authorized version of Bible, 47 translators were appointed to write authorized version of Bible in 1611, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 47, ओके, 47 जो स्कॉलर्स होते हैं, इनका एक ग्रुप बनता है, ठीक है। और वो ग्रुप बनता कब है, 1604 में। ये भी क्वेश्चन बना है कि बाइबल के लिए जो कमीशनड होते हैं, ठीक है ना, वो जो कमीशन बनता है वो किस सन में बनता है, तो 1604 में बनता है। कितने स्कॉलर्स होते हैं उसमें, ठीक है ना, तो वो होते हैं कितने, 47 होते हैं। और इस मैम अगर ये इस तरीके, किस लैंग्वेज से ये इंग्लिश में ही तो करते हैं मैम ट्रांसलेट, ये किस लैंग्वेज से करते हैं? देखिए जो ओरिजिनल लैंग्वेज होता है वो हैब्रू होता है, ठीक है ना, जी हैब्रू लैंग्वेज होता है, आप लोगों ने सुना होगा, क्यों, यस मैम, हेब्रू हैब्रू लैंग्वेज, यस मैम। हेब्रू language। हाँ जी, हैब्रू लैंग्वेज से ये ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है ना। इन्होंने किया लैटिन था से आता हेब्रू है, लैंग्वेज, लैटिन से हाँ हाँ, लैटिन से इन्होंने किया लैटिन था से फिर इंग्लिश। हेब्रू। मिल्टन ने अपने कुछ वर्क्स हैब्रू लैंग्वेज में लिखा है। एग्जैक्टली एक वर्क है उनका ना, एक सोनेट है जो हैब्रू में है, यस एक मैम, सोनेट यस। है, हाँ। HEBRU मैम एक बार उसको स्पेलिंग और थोड़ा, हेब्रू। हाँ हैब्रू लैंग्वेज होता है ना, ठीक है, जी मैम। हाँ। आगे देख लेते हैं, नहीं एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो बाइबल बनाई गई थी तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला जो आता है ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से आता है, जिसमें 39 बुक्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो ओल्ड टेस्टामेंट होते हैं उसमें 39 बुक्स होते हैं। एंड
दूसरा जो नेम से आता है एपोक्राइफा, जिसे बोल सकते हैं इंटरसेगमेंट सेक्शन कंटेनिंग 14 बुक्स। जो एपोक्राइफा के नाम से आता है उसमें कितने बुक्स होते हैं? 14 बुक्स होते हैं। और तीसरा जो होता है न्यू टेस्टामेंट के नाम से आता है 27 बुक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया द अथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज आल्सो नॉन एज, तो किंग जेम्स बाइबल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया वही विच इज अथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन द इंग्लिश स्टार्टेड, किस सन में जो इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया गया था, तो क्या हो जाएगा? 1604 हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में या कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखा ही होगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, हु फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल, ठीक है, अगर ये पूछ लिया गया कि इंग्लिश बाइबल को पहली बार किसने प्रिंट किया था, तो जॉन नॉर्टन और रॉबर्ट बार्कर, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट हम यहाँ पे राइट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्पेलिंग भी सही हो जाए। ठीक है, जॉन, 1 मिनट, जॉन नॉर्टन, ओके, एंड रॉबर्ट बार्कर। ठीक है, ये दोनों लोग मिल करके ये जो प्रिंट किए थे, पहली बार उन्होंने प्रिंट किया था। एक क्वेश्चन और हमने कहीं प्रैक्टिस सेट में देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, और किसी एग्जाम में वो पूछा गया था, हु वाज रॉबर्ट बार्कर। ठीक है, सॉरी बार्कर नहीं, बैंकर होता है, BANKER, बैंकर। ठीक है, ये मैम पूछा जाता हम है। लिख नहीं पाए तो आपने मिटा दिया। सॉरी सॉरी सर, प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल फर्स्ट, इसमें जॉन। जी सर, एक्चुअली ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग जो होगी वीडियो उसे आप देख लीजिएगा, उसमें आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो थैंक इसमें यू। आप अगर लोग ऐसे जो है क्वेश्चन, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले हाँ लिया जी, करिए, क्योंकि और लिखने में वीडियो टाइम मिलता है आप लोग फिर को उससे लगेगा। जो है आप लोग लिख लिया करिए, क्योंकि सारी चीजें फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी ना। जी ओके सर, सही, ठीक, थैंक यू। हाँ जी, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया, हु वाज रॉबर्ट, ठीक है ना, रॉबर्ट बैंकर, तो ये कौन थे? तो ये किंग्स प्रिंटर थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस मिले हुए हैं, इसलिए हम आप लोग को रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हु अप्रूव्ड द बाइबल इन इंग्लिश, किस कौन अप्रूवल दिया था, तो इंग्लिश चर्च वेल नोन है, क्योंकि जो इंग्लिश चर्च थी उस समय पे उसी के ही अप्रूवल से सारी चीजें चलती थी। ठीक है, अब 1 मिनट, हैब्रू की स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिख दी थी, BREW होता है। ठीक है ना, ये स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, वो स्पेलिंग हमसे रॉन्ग हो गई थी, बिल्कुल यही है। HEBREW होता है। ओके, हैब्रू। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया द ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा? हैब्रू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन अगर बाइबल से पूछा जाता है तो आप लोग कहीं भी बाहर नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको, हैब्रू वाला ये विलियम टेंडल वाला है। जी जी जी, पहला जो ओरिजिन जिसे बोल सकते हैं, ओरिजिनल बाइबल ही हैब्रू लैंग्वेज में था। ठीक है ना, वो से जॉन वाइक्लिफ ने विलियम, भी, मतलब कई, देखिए कई स्टेप ऐसे हुए थे जब, हाँ, बार बार उसको वो किया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन माना जाता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया, विच इज नॉन एज द मोस्ट इंटरनेशनल ऑफ ऑल इंग्लिश बाइबल बिफोर ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, उससे पहले जो था कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंटरनेशनल ऑल बाइबल में से माना जाता है, तो वो कौन था? जिनीवा बाइबल। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमको मिला है, जिनेवा बाइबल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा, ये भी ऑथराइज्ड वर्जन के पहले का बहुत ही, जिसे बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांसलेशन इस वर्जन माना जाता है, जो जिनेवा बाइबल था, उसे बोल सकते हैं ऑथराइज्ड, और बहुत ही ज्यादा जिसे बोल सकते हैं करेक्शन के साथ। ठीक है ना, और हालांकि बहुत समय समय पे कई बार इसको मॉडिफाई कराया गया था, बाइबल को कई लोगों ने ट्रांसलेशन करने की कोशिश किया था, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ये जो जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी बाइबल को ट्रांसलेट करने की कोशिश किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बस इतना ही जानिए, बहुत ज्यादा रूट में सबसे जाने की पहले तो जरूरत नहीं है। जॉन बाइक्लिफ का 1380-81 में आता है, फिर माइल्स एग्जैक्टली कवरडेल एग्जैक्टली 1525 में आता है, फिर विलियम टांडिल साहब को जिंदा जला दिया गया ट्रांसलेशन के लिए,
उनका एग्जैक्टली 1535 में आता है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत ज्यादा सर देखिए रूट में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग उतना ही जाने जितना हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो जेम्स फर्स्ट है, ठीक है ना, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड 6 ऑफ स्कॉटलैंड, जैसा कि हमने बताया उस समय पे क्या था, इंग्लैंड आयरलैंड सब, जो इंग्लैंड का राजा रहता था वो आयरलैंड का राजा रहता था। स्कॉटलैंड में जो थे वो जो ये जेम्स थे वो 6 के नाम से थे, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया कि जो स्कॉटलैंड के किंग 6 थे, मतलब जेम्स 6 जो थे उन्होंने क्या वो मतलब बाइबल को किस में ट्रांसलेशन किया या किस सन में किया या कब से उन्होंने स्टार्ट किया, कब कंप्लीट करा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जेम्स जेम्स फर्स्ट, ठीक है। अगर जेम्स 6 आ जाएंगे तो कहीं दिमाग में हम लोग के जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर 6 के नाम से आते हैं तो भी हमें वही लगाना है 1611, 1611 लगाना है, और अगर फर्स्ट के नाम से जाने जा रहे हैं वो तो जाने ही जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉटलैंड एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603. Queen Elizabeth died childless. Well known, that's why her cousin from Scotland was called to be the King of England. And now I will already describe about this point. And King James I was a Protestant married to a Catholic queen, and the divine rights of the kings are proclaimed in 1604. अब इसी वजह से एक रिवोल्ट होता है, अभी इसके बारे में भी बताएंगे। अकॉर्डिंग टू इट किंग्स वर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, thus answerable to him alone. A series of plots were engineered to depose him, and the most famous of these plots were the gunpowder plot. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जो गन पाउडर प्लॉट था वो किस सन से रिलेटेड है। मोस्टली लोगों को पता है कि नवंबर में 1605, ये वेल नोन क्वेश्चन है। अगर उसमें टाइम दे दिया, महीने का नेम दे दिया, ठीक है, कौन सा नंबर था, मतलब कौन सा डे था, तो क्या हो जाएगा 5 नवंबर, याद रखिएगा 5 नवंबर 1605। ओके, अ ग्रुप ऑफ रोमन कैथोलिक्स प्लान्ड टू ब्लो अप, उड़ाने का प्लान था, ठीक है, इंग्लिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। और उसी को ही देखिए, एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जो गन पाउडर प्लॉट है, अगर इसका एक और नाम है जेस्यूट रेजन, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। ओके, JESUIT, जेस्यूट, यस, जेस्यूट ट्रेजन। इसको अगर गन पाउडर प्लॉट ना दे करके जेस्यूट ट्रेजन बोल दिया कि जेस्यूट ट्रेजन कब हुआ था, तो यही आंसर होगा, क्योंकि इसको इस नाम से भी जाना जाता है, जेस्यूट ट्रेजन के नाम से भी जाना जाता है, 5 नवंबर 1605। क्लियर। और इसको देखिए, गन पाउडर ट्रेजन प्लॉट के भी नाम से जाना जाता है, गन पाउडर प्लॉट भी जाना जाता है, गन पाउडर ट्रेजन प्लॉट के नाम से जाना जाता है, या द जेस्यूट ट्रेजन के नाम से भी जाना जाता है। वाज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्टेड रेजिसाइड अगेंस्ट किंग जेम्स फर्स्ट, जो किंग जेम्स फर्स्ट थे उनके अगेंस्ट ये की गई थी, पूरा उड़ाने का ही प्लान था, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा। ग्रुप ऑफ इंग्लिश कैथोलिक लीड, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, तो एक थे रॉबर्ट कैट्सबाय, इनके द्वारा इसको लीड किया गया था। लिया जाए लीडर जिसे चीटिंग हुई, इसी ग्रुप के एक मेंबर थे, उनका नाम था फ्रांसिस ट्रेजम, उन्होंने ही चीट कर दिया था, ठीक है, जिससे जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई, और फिर सिचुएशन एडवर्स में चला गया। जिन्होंने इसमें जो भी पाए गए उनके साथ जान ही रहे हैं कि राजा क्या करेंगे फिर। To create a Catholic rising in the Midland and secure toleration of Catholics, one of the conspirators, Francis Tresham, यहाँ पे देखिए नेम आप लोग को मिल गया, Francis Tresham आते हैं, betrayed, and Guy Fawkes, the leader, was discovered ready to fire and was executed along with 8 other conspirators. Okay. Now here is the most important, who are the notable writers and works of this age. नोटेबल राइटर कौन कौन से थे देख लेते हैं। बेन जॉनसन वेल नोन है, फ्रांसिस बेमाउंट, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, फिलिप मैसेंजर, जॉन फॉर्ड, जेम्स सर्ले, जॉर्ज हर्बर्ट एंड बेन जॉनसन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। बेन जॉनसन के बारे में ये जानना जरूरी है, ठीक है। वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर, बेन जॉनसन जो है बहुत ही क्लोज माने जाते हैं, शेक्सपियर के माने जाते थे।
इज नोन एज द लिटरेरी डिक्टेटर। देखिए लिटरेरी डिक्टेटर जो वर्ड है इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़े तानाशाह थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उनका उस समय पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट था लिटरेचर में, ठीक है ना। द यू कैन से दैट दिस टेक्स्ट रेफर टू अ क्लोज फ्रेंड विलियम शेक्सपियर, लिटरेरी from 25 years. Okay. This title implies that the person had significant influence over the literary world. Okay, मतलब ये जो साहित्य की दुनिया में है उसमें उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड में, ठीक है ना। जो ये डिक्टेटर टर्म है इसका मतलब ही यही होता है, ये टायरनी या रूलर से आप लोग इसको मत समझिएगा, ये डोमिनेंट थे उस टाइम पे, जो लिटरेचर चल रही थी उसमें इनका डोमिनेंट रोल था, ऐसा समझिए कि पूरा एकदम इनके पूरे कब्जे में, ऐसा समझिए पूरा इन्हीं का प्रभाव था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ही वांटेड टू रिस्टोर, वो क्या रिस्टोर करना चाहते थे, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बेन जॉनसन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द क्लासिकल फॉर्म ऑफ द ड्रामा and to keep the stage from its downward course, but he failed miserably. And he, along with the George Chapman के साथ popularized the genre, क्या genre था, the comedy of humors. In the closing years of 16th century, the comedy of humors is a technique to produce humor or comedy by their temperament or mood. According to this, there are 4 fluids. ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये कौन कौन से हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या आता है, ब्लड आता है, फ्लेगम आता है। कॉलर को भी 2 तरीके से जाना जाता है, एक पहला कॉलर आ गया या तो फिर येलो बाइल के नाम से आएगा, मेलंकली आएगा या ब्लैक बाइल के नाम से आएगा। आगे देख लेते हैं, इन बेन जॉनसन फर्स्ट प्ले, अगर ऐसे पूछ लिया गया बेन जॉनसन का पहला प्ले क्या है, तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ओके, जो आया था 1598 में। शेक्सपियर एक्टेड वन ऑफ द पार्ट, दिस प्ले इज अ सटायर ऑन द रेडिकल द ह्यूमर्स ऑफ द सिटी। हालांकि ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है कि शेक्सपियर बेन जॉनसन का कौन सा ऐसा प्ले था जिसमें शेक्सपियर ने रोल निभाया, ठीक है, तो कौन था, कौन हो जाएगा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। अच्छा, अगर पूछ लिया गया कि उन्होंने कौन सा रोल निभाया इस प्ले में, रोल निभाया, ये तो कौन सा रोल निभाया, ये कोई बता सकता है जी। मैम आपकी आवाज देखिए थोड़ा बीच मैम में वॉइस किया ब्रेक तो होती है। ओहो, आप लोग पहले नहीं बताया, नहीं तो हम तुरंत, अभी ब्रेक हो रही है क्या? हाँ नहीं मैम हाँ अभी हो रही मैम हो रही है कभी। जी मैम, हमने ये सोचा कि हमारे इधर से कोई प्रॉब्लम है। एटलीस्ट आप लोग बता कुलदीप दिया जी करिए, इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल जा रहे हैं, आप लोग बताइए, हम इतना पावर लगा के आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब मैम भी आ थोड़ा रही सा है और कि नहीं आ नीचे रही है? करिएगा। ओके, ये और नीचे थोड़ा सा और ऊपर प्लीज मैम, बताएं मोबाइल वाला। जी। ये यस मैम। क्लियर हो गया यस कि और मैम, ओके नीचे? ओके थैंक अभी वाई समझ में जा रही है, अब कोई दिक्कत? देखिए आप लोग ना प्लीज एक बार चेक कर लिया करिए, किसी को भी कोई भी नो प्रॉब्लम क्लियर थी तो मैम। बोल दिया करिए। ओके ओके, चलिए देखते हैं, तो इसके मैम बारे में कोई हम नहीं आपको बता बोलता, दें। काम कर देती हैं। नहीं कोई सब बोले ये ना बोले, सोचते आप हैं कि अपने हमारी लिए, तरफ ही गड़बड़ है, हमारी तरफ ही गड़बड़ है, ये सोचते हैं सब। हाँ जी मैडम मैम। नहीं ये सही, नहीं आप लोग सही सोचते हैं, लेकिन इतना भी सही मत सोचिए, क्योंकि आप लोग अपने लिए समझ रहे हैं, हो सकता है उनके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ हो, तो आपका तो छूट रहा है ना। तो अगर आप बोलेंगे तो टीचर आपको कोई ना कोई उपाय बताएंगे, आप रीज्वाइन करिए, ठीक है ना, आप रिफ्रेश करिए, ओके, एक बार प्रॉब्लम बोल दिया करिए। यस मैम, चलिए देखते हैं, यस मैम। हाँ देखते हैं, as for Shakespeare role in the play, historical records don't specify exactly which character he portrayed. मीन्स कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है जिससे ये पता चले शेक्सपियर ने कौन सा रोल निभाया है, तो ये डिविएट ना होइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया, अगर नहीं जानकारी रहती तो लगता है कि हो सकता है कोई ना कोई तो रोल निभाए होंगे। आगे देखते हैं इनका सेकंड प्ले, सिंथियाज रेवल्स एंड सैटिराइजेस द ह्यूमर्स ऑफ द कोर्ट। थर्ड प्ले, इसमें जानने की जरूरत है, जो सिंथियाज रेवल थे, इन्होंने इसमें एक टर्म यूज किया था जिसको बोलते हैं पर्ड स्टार। ये जो वर्क है इनका, ये एक टर्म है, मैम आपने अगर एमएच वॉइस एग्जाम फिर पढ़ा होगा ब्रेक तो होने इसको भी लगी पढ़ा है। होगा। ओके जस्ट वेट, इतना ही तब रखें, या तो कहिए, क्योंकि इतना ही ज्यादा हो रही है कि अभी सही हो रही है, नहीं तो हम एग्जिट करेंगे फिर अभी ज्वाइन ठीक। करेंगे, टाइम ज्यादा जाएगा।
अभी ठीक है, ठीक है। ओके ओके। तो जो पोएटेस्टर है, ये टर्म इन्होंने सिंथिया रेवल्स में यूज किया था। ओके, याद रखिएगा। और उसके यूज करने के बाद उन्होंने एक वर्क ही इस पे लिख दिया। अब ये सवाल उठता है कि पोएटेस्टर होता क्या है। ये इसके बारे में थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। जो पोएटेस्टर होता है, लाइक अ राइम मास्टर, लाइक अ बर्सिफायर, इज अ डेरोगेटरी टर्म। जब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए या कोई जैसे लाइक इंफीरियर पोएट्स, यू नो, applied to bad or inferior poets. Specifically, poetastar has the implication of unwarranted potentials of the मैम वॉइस artist. ब्रेक हो रही है मैम, कल पढ़ा किसी की दीजिएगा मैम, critique समझ में नहीं आता। ब्रेक हो रही मैम, ब्रेक हो रही है। जाने दीजिए। हाँ, इतना ही रखते हैं।